नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक। आइए पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और आपने धन्यवाद जी, आपका लेख पढ़कर ही मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर ज़रूर अपने दर्शकों के सामने बात होनी चाहिए और उन तक सच्चाई पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि ज़ीरो सुसाइड, जब वो बात करते हैं कि ज़ीरो सुसाइड उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और अभी भी सरकार जाग नहीं रही है। अभी भी सरकार ने गन्ना के समर्थन मूल्य में मात्र 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इजाफा कर दिया है। और जैसा कि आपने अपने लेख में इस सवाल को उठाया है, मैं चाहती हूं कि वो सवाल हमारे दर्शकों तक भी ज़रूर पहुंचे कि क्या ऐसे भारत का जो किसान है, और ख़ास करके वो जो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जिस इलाके को, क्या ऐसे घाटे की खेती कर भारत का किसान या फिर उत्तर प्रदेश का किसान जो है आत्मनिर्भर बन सकेगा? केपी सर। देखिए नेहा जी, आपको पहले ये समझना होगा कि सरकार और जो चीनी मिल मालिक हैं और किसान हैं, तीनों आपस में किस प्रकार से कड़ी जुड़ी हुई है। जी। गन्ना किसान की मजबूरी है कि वहां पे अब बहुतायत में गन्ना ही पैदा होता है उस क्षेत्र में, और गन्ने की ही फसल करना, गन्ने को ही बढ़ावा देना, उसकी कई कारणों से उसकी वजह है। और सरकार भी उसी पर चलती है और राजनीति भी उस क्षेत्र की गन्ने पे ही होती है। जी। खासकर मैं जिक्र कर रहा हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। वहां का जो सियासी दल है, महत्वपूर्ण तरीके से जो किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करता है, जिसको हम राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जानते हैं, जी। वो आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके साथ गठबंधन में है। वो सत्ताधारी दल है वो भी। तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी ये आवाज उठ नहीं रही है। अगर वो बाहर हो, सड़क पे हो, तो आवाज बहुत तेजी से उठेगी। गन्ने की बढ़ोतरी की बात जो आप कर रहे हैं, 30 रुपया पर क्विंटल गन्ने में बढ़ाया गया है, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जी। आप ये देखिए, अगर वहां शोध करते हैं या विशेषज्ञ जब इसकी रिपोर्ट निकालते हैं, लागत मूल्य निकालते हैं, तो वो लागत मूल्य ही 400 के ऊपर बैठ जाता है, 450, 450 के लगभग वो आके बैठता है। उसके तमाम आंकड़े हैं और आप उसको जो है 400 का रेट करके वाहवाही लूट रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की कीमत जो है उससे भी कम अगर आपको मिल रही है तो लाभ कहाँ हो रहा है आपको? मोदी जी तो कह रहे हैं हम 1.5 गुना देंगे, हम आपको लाभकारी मूल्य देंगे। तो ये लाभकारी कहाँ हुआ है? तो घाटाकारी मूल्य हुआ। लेकिन किसान की मजबूरी क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती किसान की भी है। अगर हम 30 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, तो किसान मिश्रित खेती करता था। उसमें चने की खेती भी होती थी, सरसों की खेती भी होती थी, तमाम जो तिलहन दलहन है उनकी खेती भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे किसान भी सारी चीजें छोड़ के अब सिर्फ गन्ने के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि गन्ना जो है रफ क्रॉप है, आसानी से उसकी बिक जाती है। और देखिए एक और इसमें नेहा जी आप देखेंगे, ये दुनिया की अनोखी फसल है और ये दुनिया का अनोखा व्यवसाय है कि मिल मालिक को गन्ना उधार में दिया जाता है। और सरकार का कहना ये है और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का कहना ये है कि गन्ना किसान को अगर 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उसको 15% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। और उसके बावजूद शुगर मिल उसको कोई भुगतान नहीं करती है। कई शुगर मिल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 साल का पैसा भी नहीं दिया है, और वो 15 दिन की बात तो आप भूल जाइए, ब्याज आप भूल जाइए। अब तो वो उनका जो एक्चुअल पैसा 2 साल पहले रेट था वही मिल जाए तो वही बड़ी बात है। आज भी हजारों करोड़ रुपया बकाया है शुगर मिल पे, उसकी बात सरकार नहीं कर रही है। 30 रुपए बढ़ा के उसका झिंझुना बजा रही है, उसका ढोल पीट रही है सरकार। ये गन्ना किसानों का दुर्भाग्य है मेरी नजर में। हालांकि कई जो तथाकथित किसान नेता हैं, कई सरकार के पिट्ठू हैं, वो इसको बड़ी बढ़ोतरी बता रहे हैं और सरकार का बड़ी उपलब्धि इसको बता रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में ये जो है धोखा है किसानों के साथ। जी
तो ऐसे में आप कह रहे हैं कि गन्ना किसानों की जो विपदा है कि समर्थन मूल्य तो कम है ही, और चीनी मिल जो है वहाँ पर 2-2 वर्षों तक का अगर भुगतान बकाया है, तो फिर जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ये तो कुछ और दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ताज़ा फैसला है इससे किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। तो क्या ये जो बैकलॉग चला आ रहा है उसके लिए ये जो है ये आप पूर्ति या फिर ये पूरा पड़ेगा? केपी सर, थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ बागपत। अच्छा नेहा जी मुझे बताइए, इनका कहना ये है जो पहले 470 का रेट था, 370 का जो रेट था हमने उसको 400 कर दिया है, तो 30 रुपया बढ़ गया है जी। तो 30 रुपया बढ़ने से 30,000 करोड़ अतिरिक्त मिलेगा गन्ना किसान को, यही कह रहे हैं ना? 3,000 करोड़ 3,000 करोड़, सॉरी 3,000 करोड़ अतिरिक्त गन्ना किसान को मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। ये जो 3,000 करोड़ अतिरिक्त मिलेगा गन्ना किसान का, 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चला गया, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने खाद के रेट बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए हैं, मेहनत मजदूरी जो किसान के लेबर लेता है उसके रेट बढ़ गए हैं, जो जमीन बटाई पर लेके खेती कर रहे हैं उसके रेट बढ़ गए हैं। तो उसका जो किसान को घाटा हुआ उसका मंत्री जी ने जिक्र नहीं किया। या ये जो नौकरशाही और ब्यूरोक्रेट्स ने आपके सामने स्क्रिप्ट लिख के रख दिया, आपने खाली पढ़ गई, आपको ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई आप ये बताइए, आप 30 रुपए आज 3 साल के बाद बढ़ा रहे हैं। अगर 3 साल पहले आप 15 रुपए बढ़ाए होते जी, तो वो जो आप 1500 करोड़ रुपया मिलता किसान को, तो वो उसका प्रॉफिट होता ना जी। तो आज ढिंडोरा पीट रहे हैं आप 3,000 करोड़ का, तो कौन सा महान कार्य आपने कर दिया? ये तो उल्टा गन्ना किसान का नुकसान है। गन्ना किसान को नुकसान हुआ है 1,500 करोड़ का, फायदा नहीं हुआ है ये। तो मंत्री जी तो जो है ये झिंझोना बजा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स ने और चीनी मिल मालिकों ने लिख के इनको दे दिया है। देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार किसानों के और मिल मालिकों के बीच में बैठ के सिर्फ जो है ट्रेडर का काम कर रही है, या ये कहिए कि बीच में अपनी पत्ती बनाने का काम कर रही है। एक बहुत बड़ी चीनी लॉबी है जो सरकार को ओबलाइज करती है, सियासी दलों को ओबलाइज करती है, और कहीं ना कहीं अब ये लग गया था कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा। क्योंकि नेहा जी आपको ये देखना होगा, आज शुगर मिल बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। खाली चीनी ही नहीं बना रहे हैं वो, आज पेट्रोल जैसी चीज में मिलाने के लिए एथनॉल बड़ी मात्रा में शुगर मिल बना रही है। 28 से 32 प्रोडक्ट हैं जो शुगर मिल बनाती है, उसका गन्ने का कोई वेस्ट भी फ्री में नहीं जाता जी। आप ये सोचिए कि जब आप चीनी बनाते हैं और चीनी के ऊपर से जो मैल निकालते हैं आप, जो छलनी में छान के निकालते हैं, जो उसका काला मैल निकलता है जिसको मैली बोलते हैं, वो भी बिकती है जी। उसका शीरा भी बिकता है, जो उसकी बगास निकलती है गन्ने की, जो खोई निकलती है, उसका गत्ता बनता है जी। उसका रफ तरह का कागज बनता है। तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, शुगर मिल उसको भी बेचती है, और शुगर मिल जो है चीनी का ढिढोरा पीटती रहती है। तो शुगर मिल जो है पर्दे के पीछे लाभ कमा रही है और जहर पीना पड़ रहा है किसान को, और सरकार तमाशबीन बनी हुई है जी। केपी सर, एक वक्त हो रहा है, अब यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो जैसा कि केपी मलिक कह रहे थे कि गन्ना एक ऐसा उत्पाद है कि चीनी मिल जो चला रहे हैं, जो इसका संचालन कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 3-4 तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, भारी मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन किसानों को बकाया भुगतान करने में भी जो है आफत जैसी स्थिति बनी हुई है, इसकी दुहाई दी जा रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की, जहां सरकार ये दावा कर रही है कि 30 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी राहत, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है, जो नारा बीजेपी सरकार दे रही है, देती आ रही है, उसमें किसानों को बड़ा फायदा पहुंचा है। लेकिन असल सच्चाई जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जरिए अपने दर्शकों तक
पहुंचाया जाए। केपी सर, आपने कहा कि वर्तमान में तो टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा ये चीनी मिल संचालक जो है वो उठा रहे हैं, लेकिन इसका किसान को भुगतान ना किया जाना, इसके पीछे क्या आप माफिया का ही वो देख रहे हैं कि ये दावा तो होता रहा सरकार की तरफ से कि हम आए हैं तो हमने जो चीनी मिल माफिया है इसका पूरा जो है सफाया कर दिया है, मंडी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीनी मिल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मंडी व्यवस्था है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा जो है सुधार नहीं देखा जा सका है। केपी से थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ इस माफिया पर भी आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ, क्या ऐसा है? देखिए नेहा जी, इसका गन्ने का मंडी से कोई संबंध सीधा सीधा नहीं है जी। इसमें जो होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई हैं जो गन्ना किसान से गन्ने का और शुगर मिल में पहुंचाने का और भुगतान कराने का उनका काम होता है। और ये कोई आज से नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने से है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी शुगर मिलें हैं जो अंग्रेजों के जमाने से काम कर रही हैं। जहां से मैं आता हूं, शामली से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत पुराना क्षेत्र है गन्ने का, और वहां शामली में शुगर मिल है जो 1933 यानी कि 1933 में बनी थी और गन्ने का बड़े लेवल पे वो क्रैशिंग करती है, चीनी बनाती है, कई अच्छी कैटेगरी की चीनी वो बनाती है, एक्सपोर्ट भी करती है जी। और अभी वो दूसरे ग्रुप ने खरीद ली है। तो ये तब की सोसाइटियां बनी हुई हैं और एक समझौता है। जैसे आज की डेट में हम जिक्र कर रहे थे और किसानों को सरकार कह रही थी कि भाई हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती कीजिए, और वो किसान उस पर आंदोलन कर रहे थे। तो हम तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं शुगर मिल के साथ। शुगर मिल हमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हम आपसे इतना गन्ना लेंगे, इस रेट में लेंगे, हम इतना पैसा आपको देंगे, इस मद में देंगे, और उसमें बीच में जो है ये सारा काम हमारी गन्ना समितियां करती रहती हैं। जी जी। इसके बीच में होता क्या है कि जो बड़े बड़े शुगर मिल हैं, जो बड़ी बड़ी लॉबी हैं, कई सारी ऐसी कंपनी हैं जिनकी बड़ी तादाद में, जैसे बजाज शुगर मिल है, उनकी कम से कम 1.5 दर्जन शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में हैं। मोदी शुगर मिल है, उनकी 2 मिलें हैं। इस तरह से कई ऐसे ग्रुप हैं। अब सबसे ज्यादा जो बदमाशी ग्रुप करता है वो बजाज ग्रुप है उत्तर प्रदेश में। उसकी 14 ऐसी शुगर मिल हैं जिन्होंने भुगतान नहीं किया अभी तक पूरा। और दूसरे नंबर पे मोदी की शुगर मिलें आती हैं। 2 उनकी शुगर मिलें हैं, एक बागपत जिले में है और एक गाजियाबाद जिले में मोदी नगर के पास है। उसमें से उन्होंने भुगतान अभी नहीं किया, बचा हुआ है भुगतान उनके ऊपर। बाकी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 15 दिन के अंदर भी भुगतान कर रही हैं और छोटी कंपनियां हैं। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही शुगर मिल चला रही है और वो 1 हफ्ते के अंदर भुगतान करती है। तो हमारा सवाल ये है कि ये छोटी कंपनी 1 हफ्ते के अंदर भुगतान कर दे रही है तो इसको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? जो इतना बड़ा बजाज ग्रुप है वो क्यों नहीं भुगतान कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो कंपनियां शैतानी करती हैं। सरकार भी सपोर्ट करती है कई जगह। ये सरकार को भी ब्लैकमेल करते हैं, सरकार से भी पैसा ले लेते हैं कि हमें घाटा हो रहा है, हमें पैसा दे दीजिए, और उस पैसे को अपने दूसरे व्यापार में लगा लेते हैं और फिर इधर घाटा दिखा देते हैं। तो ये भी सारी चीजें करती है। शुगर लॉबी कहीं ना कहीं सियासी दलों को चंदा देती है चुनाव में, इसलिए सियासी दल जो भी सत्ता में आता है वो इनके दबाव में काम करता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर हम देखें, मायावती की सरकार में मायावती ने थोड़े पेच इनके टाइट किए थे और उस दौरान भुगतान भी अच्छा हुआ था, रेट भी अच्छा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई हैं और आज तक जो सरकार चली है, लगता है कि कहीं ना कहीं शुगर लॉबी के दबाव में काम कर रही है। और जो वर्तमान मंत्री हैं, इन मंत्री को तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से मंत्रियों को लिख के दे दिया जाता है कि आप पढ़ दीजिए, क्योंकि यहाँ तो सरकारें नौकरशाह चला रहे हैं। तो नौकरशाहों ने एक आपको डाटा बना के दे दिया है, जाइए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दीजिए। अगर कोई पत्रकार, पहली बात तो सवाल पूछेगा नहीं क्योंकि गोदी मीडिया है, अगर कोई पूछ भी लेगा तो आपको उसको जवाब ही नहीं देना है। तो जब जवाब ही नहीं देना है तो फिर बोलना क्या है? क्योंकि मंत्री के पास जवाब भी नहीं है कुछ। जब मैं मंत्री से पलट के सवाल पूछता हूं तो मैंने ऐसा नहीं है कि इसमें आर्टिकल में मंत्री से सवाल नहीं पूछा। मैंने मंत्री से भी सवाल पूछा है, मैंने केन कमिश्नर से भी सवाल पूछा है, मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी सवाल पूछा है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब है ही नहीं किसी के पास।
तो इसलिए ये जो किसान को दबाने की, किसान को लूटने की रणनीति चल रही है, इसमें अकेली चीनी मिल नहीं है, इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं भागीदार है। और इसमें असली जो भूमिका निभा रहे हैं, जो कुछ तथाकथित किसान नेता बने हुए हैं, वो सरकार के और किसान के बीच में दलाली का बड़ा काम कर रहे हैं, और वो अपनी जेबें भर रहे हैं किसान के नाम पे। ऐसे लोगों की भी तादाद बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में। क्या तो आप ये कह किसान का जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य है। जी जी, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा तंत्र विकसित हो गया है अंडर योगी गवर्नमेंट, जो किसानों को आत्मनिर्भर बनने नहीं देना चाह रहा है, जबकि सरकारी कागजों पर दावे कुछ और कह रहे हैं, कुछ और बयां कर रहे हैं। ये तंत्र आप बीजेपी सरकार में फल फूल रहा है, इस बात को जनता के सामने रखना चाह रहे हैं? जी देखिए नेहा जी, अगर आप देखें ना, ऐसा तंत्र कोई पहली बार नहीं बना है, ये पिछली सरकारों में भी रहा है। जी, लेकिन अब ये तंत्र बढ़ गया है, अब ये तंत्र थोड़ी ज्यादा उसमें आ गया है, विस्तार ले आप चुका ये है। देखेंगे किसानों के संगठनों के नाम पे सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। जी आज जो 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 त्रस्त किसान है, वो अपना खेती करे, कि सड़कों पे उतरे, आंदोलन करे, क्या करे वो। जी और जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, जिनका काम है आंदोलन करना, वो दलाली कर रहे हैं सरकार की। जब सरकार को वो संतुष्ट कर दे रहे हैं और वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बहुत उपलब्धि का काम हो गया है और सरकार ने 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, तो किसान क्या करे फिर? जब जिसकी जिम्मेदारी थी आवाज उठाना, वही तारीफ करने लगे, तो फिर आवाज कहां से उठेगी? अब किसान अकेला खेत में क्या करेगा? जरा सा अगर किसान स्टिक होता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा चीनी उद्योग महाराष्ट्र में है। जी महाराष्ट्र के विदर्भ में भी गन्ना होता है, वहां गन्ना होने के बावजूद किसान नुकसान में है। क्यों? जब इतनी शुगर मिलें हैं, और मैंने कहा शुगर मिल खाली चीनी नहीं बना रही है, उसके बावजूद वहां पे सुसाइड कर रहे हैं किसान। और वहां किसान इकट्ठे हुए पिछले दिनों, आपने देखा, और वो किसान सड़कों पे उतरे और उन्होंने 3 दिन तक ऐसा जाम लगाया, वहां की सरकार को झुकना पड़ा और उनकी मांगे माननी पड़ी। और दुर्भाग्य आप देखिए कि कहां से आए थे वो किसान, जहां से केंद्रीय मंत्री गडकरी आते हैं, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस आते हैं, जहां आरएसएस का संघ का हेडक्वार्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने का काम करती है, वहां ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है किसानों के लिए। तो किसानों की सुनने वाला कौन है? जो किसानों के तथाकथित महामहिम बने हुए हैं और उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जब वही बिके हुए हैं, तो किसान क्या करे? तो इस निरीह किसान को तो पिसना है, इसको तो सरकार की और शुगर मिल की चक्की में पिसना है, पिस रहा है और रोता रहता है। लेकिन फिर उसके पास विकल्प क्या है? जैसा आपने कहा कि पहले वो जो है दलहन वगैरह, चने की खेती वगैरह कर लेता था, लेकिन उसे ये आसान डगर दिखी खेती की, तो वो इसके ऊपर चल पड़ा। एक ब्रेक लूंगी केपी सर, इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की जो व्यथा है उसको और विस्तार से अपने दर्शकों के सामने रख सकूं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज की बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की, जो कि नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन ये नंबर 1 उत्पादन भी इन किसानों को घाटे की खेती करने पर ही मजबूर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि सरकार का किसी तरह का सहयोग जो है या फिर जो वायदे कम से कम सरकारें करती हैं उसे भी पूरा करती हुई नज़र नहीं आती, या फिर जवाबदेह होना भी अब सरकारों को गवारा प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि जैसा केपी मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं कि लगातार सवाल उठाए जाते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। केपी सर, फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा मैं थोड़ा सा गन्ना किसान जो है, जैसा आपने ही कहा कि उनकी भी थोड़ी सी गलती है, पर यहाँ पर भी सरकारों का जो सहयोग मिलना चाहिए था। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, अब किसानों को ये कहा जाता है कि खेती में विविधीकरण लाइए, विविधता लाइए, लेकिन जब था तब भी कितना समर्थन मिलता था? जी नहीं, देखिए नेहा जी, आपको खाली किसान का ये नहीं, किसान भी कहीं ना कहीं एक आराम तलबी वाला आदमी हो गया, वो भी आराम करना चाहता है और वो भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। उसके भी कई कारण हैं। मैंने कहा कि गन्ना जो है एक रफ क्रॉप है, तो वो उसमें उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप बाकी फसलें उगाते हैं, चाहे वो चना हो, चाहे वो सरसों हो,
चाहे वो दूसरी तमाम फसलें हों, जी। उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किसान मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए फसल बो दी और थोड़ी बहुत केयर करनी है, पानी लगा दो, खाद लगा दो, हो गया। एक तो ये कारण है। दूसरा जो कारण है, अगर हम उत्तर प्रदेश के नजरिए से समझें, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है खास तौर पे, और इन्होंने जो पशुओं पे बैन लगाया है कि भाई गो क्या, और उसकी बात करी है, उससे आवारा पशुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। और हमारे यहाँ खेतों में एक नील गाय होती है जी। वो होता है जंगली पशु, लेकिन उसका नाम नील गाय रख दिया, उसका गाय जुड़ गई है, तो वो बड़ा परेशान किसान को करता है। और ऊपर से और जो आवारा पशु थे, वो बैल थे, आवारा बैल थे, दूसरे थे, और वो खेतों में उनकी बड़ी संख्या हो गई है, बड़ा नुकसान फसलों को करते हैं। और गन्ने की फसल थोड़ी सी जो नई जातियां आई हैं, उसमें थोड़ी पत्तियों में कांटे लगे रहते हैं, तो वो उन फसलों को नुकसान कम पहुंचाते हैं। अगर कोई दूसरी फसल है, जैसे अभी आजकल गेहूं की फसल की बुआई चल रही है, सरसों की बुआई चल रही है, इस तरह की जो थोड़ी सॉफ्ट फसलें हैं, वो उनमें ज्यादा नुकसान करते हैं। तो उसके लिए किसानों को फिर बाड़ा बनाना पड़ता है या कांटेदार तार लगाना पड़ता है, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो किसान इन चीजों से बचने के चक्कर में गन्ने को अधिकतर लगाता है। एक तो ये किसान, इसमें किसान को भी हम मानते कहीं ना कहीं किसान भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज की उपलब्धता बढ़ा देंगे तो उसका मूल्य गिरेगा ही। अगर उसकी उपलब्धता कम रहेगी तो उसके रेट कम ज्यादा होंगे। ये तो सीधा सा फॉर्मूला है। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखना होगा कि पहले अगर हम देखते थे कि गांव में किसान सब तरह की खेती करते थे, गन्ने पे आधारित हो गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनको नुकसान करता है। इसके अलावा जो सवाल है, एक दुर्भाग्य जो किसान का है, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, अगर कोई छोटा हलवाई अपना समोसा भी बनाता है तो वो उसकी कीमत खुद तय करता है। जी। वो ये कहता है भाई इसमें मेरा 2 रुपए का आलू लगा, 1 रुपए का मेरा इसमें जो है आटा लगा, एक मेरा इसमें नमक मिर्च लगा के, मेरा तेल और मेरा तलने का और मेरी मजदूरी का सारा कुछ लगा के मेरा 8 रुपए की कॉस्ट आई, 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं 10 रुपए का समोसा बेचूंगा, मैंने तय कर लिया। जी। अगर आप उससे वो समोसा 5 रुपए का मांगेंगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है गन्ने का, कि गन्ना उगाता है किसान, और उसकी फसल का दाम तय करता है कौन? जो एक ब्यूरोक्रेट बैठा रहता है दफ्तर में, जो कभी गन्ने में गया नहीं, जिसको खेती पता नहीं, कब सूरज उगता है, कब बरसात होती है, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो दिल्ली के और लखनऊ के एसी दफ्तर में बैठ के महंगी कुकीज के साथ चाय पीते हुए अपनी कलम से किसान का भाग्य लिखता है। जी। भाग्य किसान का है। तो क्यों भाई, किसान क्यों ना अपना तय करे फसल का रेट, और सरकार क्यों ना सहयोग करे उसका? ये क्यों नहीं हो पा रहा है पिछले 100 साल से? जी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे किसान को रगड़ने का काम और किसान को ठगने का काम सब कर रहे हैं। अगर किसान का प्याज 100 रुपए हो जाए तो आग लग जाती है, और किसान का प्याज 2 रुपए बिके तो सब खुश रहते हैं। किसान बर्बाद होना चाहिए, और किसान फटे हुए कपड़ों में हमें दिखना चाहिए, तभी वो किसान है। और अगर वो किसान किसी गाड़ी में चलता हुआ दिख जाए, फॉर्च्यूनर में दिख जाए, फिर ये किसान नहीं, फिर ये बदमाश है। तो ये धारणा एक हम लोगों की बनी हुई है, हमें इस धारणा से बाहर होना पड़ेगा। आप ये बताइए कितना कंज्यूम कर लेते हैं हम प्याज एक दिन में, और पानी की बोतल हम कितनी पीते हैं? हम 5 बोतल अगर एक दिन में पीते हैं, 20 रुपए की एक बोतल है, तो 100 रुपए का पानी हम रोज पी लेंगे। लेकिन प्याज का अगर हमें किसान को देना पड़ जाए, जो 1 हफ्ता चलेगा हमारा, वो किसान को हम नहीं देंगे। और यही पानी किसान की नदी में से, किसान के कुएं में से है, वहां हमें मुफ्त चाहिए, और बिस्लेरी से लेना हो तो हम उसको 20 रुपए दे देंगे। जी। दूध पे अगर 2 रुपए बढ़ जाए, सबके पेट में दर्द हो जाता है, और पानी पे 5 रुपए बढ़ जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो दोहरी नीति सरकार की और व्यापारियों की चल रही है, इसको बदलना होगा अगर हमें किसान को आगे लाना है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि अभी शुरुआत हो चुकी है, हम अन्न के नाम पे, फसलों के नाम पे जहर खा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा कि इसकी मात्रा और बढ़ेगी, और किसान जो है खत्म हो जाएगा, और हमें केमिकल पे जिंदा रहना पड़ेगा। जी,
केपी सर, ये तो एक दुर्दशा दिखती है भारत के किसानों की कि अगर उसका उत्पादन बढ़ जाए तो उसका मूल्य जो है फसल की कम हो जाती है, और उत्पादन कम रहे तो फिर मूल्य मिलता है। तो ये जो मांग और आपूर्ति की जो ये एक दुष्चक्र है, या फिर कह लें कि ये अव्यवस्था है, ये खैर काफ़ी लंबे समय से खेती की समस्या रही है। अब मैं थोड़ा खेतीहर मजदूर की भी बात करना चाहती हूँ। वो किसान, वो गन्ना उत्पादक किसान जिनके पास अपनी ज़मीन है, अपना खेत है जिसमें वो गन्ना उगाते हैं और वो घाटे की जो है खेती कर रहे हैं। लेकिन एक डेटा मैं अपने रिसर्च के ज़रिए देख रही थी जिसमें ये दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में, और ये आंकड़े 2022 के हैं, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में एनसीआरबी का ये डेटा है, खेतीहर मजदूरों की आत्महत्या की जो फीसद है उसमें 42% का इजाफा देखा गया है। और इसमें फिर आप गन्ना उगाने वाले जो मज़दूर हैं, जो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं और फिर उनको दिहाड़ी मिलती है, और उससे भी उनकी तो दशा और उनकी आय तो और भी ज़्यादा जो है दुर्दशा या फिर बुरी स्थिति में घिरी हुई है। थोड़ा सा मैं उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों तक ज़रूर आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी। केपी सर, देखिए नेहा जी, अगर आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान और मजदूर जो है बड़ी तादाद में आत्महत्याएं देश में कर रहे हैं। और इस सरकार में उन आंकड़ों को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था, अभी दोबारा आंकड़े खुले हैं जी। और एक एवरेज मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा अगर खेतीहर किसान या मजदूर जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो महाराष्ट्र है जहां का मैंने अभी जिक्र किया आपको। जी जी, वो सबसे ऊपर है। उस एरिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान करते हैं और सरकार अनदेखा करती, क्योंकि सरकार को सब कुछ चमकदार चाहिए। सरकार मुंबई को देखती है, आर्थिक राजधानी को देखती है, और उस एरिया को छोड़ देती है जहां किसान उनके लिए अन्न उगाने का काम कर रहा है। जी जी, ये स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई जा रही है। जो गन्ना किसान को और गन्ना मजदूर को धनाढ्य बनाने का काम करता, मैं कह रहा हूं आज भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले साल दे दो उसको पैसा। अरे उसका जो अगले साल आप पैसा दे रहे हो, एक साल आपने ब्याज खा लिया, उसका वाजिब रेट तो दे दो, उसका वाजिब मूल्य तो दे दो जी, ताकि वो अपना घर चला सके। आप ये करिए कि ऐसे में किसान क्या करता है, वो लोन लेने जाता है बैंक से जी, वो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया लोन लेता है और वो उसको चुका नहीं पाता है। थोड़ा बहुत चुकाता है, वो ब्याज में बैंक काट लेते हैं, या अगर किसी निजी से लेता है तो वो निजीदार जो है उसके ब्याज में जोड़ देता है, मूल ऐसे ही खड़ा रहता है। और जो थोड़ा ब्याज भी नहीं दे पाता वो 50,000 से 5 लाख हो जाता है, और किसान को लग जाता है कि ये मैं नहीं उतार पाऊंगा, और वो सुसाइड कर लेता है, और वो कर्ज का बोझ अपने परिवार के ऊपर छोड़ के जाता है, और फिर वो बैंक या जो बकायेदार है जिसका पैसा है वो फिर परिवार के पीछे पड़ता है जी। ऐसे किसान परिवार तबाह हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार कभी कोशिश नहीं करती है। रणनीति कई सारी सरकार बनाती है। सरकार ने कहा कि हम केसीसी कार्ड बना रहे हैं जी, सरकार ने कार्ड बना दिया कि उस पर किसान लोन ले सकता है जी, तो किसान ने लोन ले लिया जब सरकार ने इजी कर दिया। सरकार ने कहा कि आप बाजार से अगर लोन लोगे तो आपको 12% पड़ता है, तो आप हमसे लीजिए जी, हमारे थ्रू ले लीजिए, हम आपको 3% में देंगे। तो जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड है, उस पर 3% के लोन पे किसान को लोन मिलता है, ब्याज पे 3% पे, तो वो ले लेता है आसानी से जी। लेकिन वो चुका नहीं पाता है तो वो बैंक के चंगुल में फंस जाता है। फिर बैंक उसको कैसे ब्लैकमेल करता है कि अगर 1 साल के अंदर आप पे कर देते हैं तो 3% रहेगा, और अगर आपने 1% नहीं किया तो फिर आप पे 7.5% और फिर 12% शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है किसान कि वो फिर जाता है उसके पास, लोकल साहूकार के पास, महाजन के पास जाता है, और महाजन से वो पैसा लेता है और बैंक में जमा करता है, और वो लोन चुका देता है, लेकिन अगले दिन फिर वो बैंक से लोन लेके फिर महाजन को दे आता है, और महाजन इस काम के लिए 2 दिन के ब्याज के 2 दिन के पैसे के लिए पूरे महीने का ब्याज उससे ले लेता है। ये काम चल रहा है जी। अब आप मुझे बताइए कि सरकार ने तो किसान के अच्छे के लिए ब्याज इसकी सुविधा दी थी जी, लेकिन वो तो किसान के लिए उल्टा नुकसान कर रहा है। तो इस रणनीति को कौन देखेगा, इसमें कौन बदलाव करेगा? क्या इस रणनीति में बदलाव करने के लिए सरकार और उनके नुमाइंदे काम कर रहे हैं?
जी ये भी प्रशंसनीय है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो आपने पूछा है मजदूरों का मामला, मजदूरों में सरकार क्या करती है, मनरेगा के नाम पे पैसा दे रही है और उनसे गड्ढे खुदवाने का काम, कितने गड्ढे खोदेंगे, कहां पे गड्ढे खोदेंगे जी और वो सब जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है। ठेकेदार आधा पैसा मजदूरों को दे के पूरे पे साइन करा ले रहा है। कई कई जो अच्छे किसान नेता हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप इनको जो किसान खेती करता है उसमें मनरेगा को जोड़ दीजिए कि किसानों के खेतों में जो मजदूर काम करेंगे उसका आधा पैसा सरकार देगी और आधा पैसा किसान देगा। उससे किसान को भी राहत मिलेगी और मजदूर को भी रोजगार मिलेगा और पैसा भी मिलेगा उसको, और सरकार के पैसे का सदुपयोग भी होगा। अभी सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है मनरेगा में, बिल्कुल, लेकिन इस चीज को सुनने वाला कोई नहीं है और इसको लागू करते हुए सरकार बच रही है, क्योंकि सरकार कभी भी किसान को मजबूत करना नहीं चाहती। सरकार को पता है कि अगर किसान मजबूत हो गया तो वो उसके नाक में दम करेगा। किया था ना, पीछे दिल्ली आ गए थे, 13 महीने बैठे रहे थे जी और जब वो गाड़ी में ट्रैक्टर में आए थे तो उनको दूसरे नामों से नवाजा गया था। जी वो खालिस्तानी और आतंकवादी हो गए थे। तो सरकार नहीं चाहती है कि किसान मजबूत बने, वो उसको उसी फटे हाल में रखना चाहती है। तो लेकिन इस सरकार में तो खुद को किसान नेता कहलाने वाला दल भी शामिल है और नेता भी शामिल है। मैं जयंत चौधरी का नाम ही ले लेती हूँ। एक ब्रेक लूंगी मैं। केपी सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए केपी मलिक, उनसे किसानों की ये जो दुर्दशा है भारत में आखिर अगर बनी हुई है, इसके पीछे सरकारों की नीयत दिखती है और कहीं ना कहीं जो बैंक सिस्टम है ये भी दिखता है कि ये किसानों को प्रताड़ित करने के लिए सबसे आगे नज़र आते हैं। लेकिन जब बात बड़े बड़े बिजनेस मैन की होती, कारोबारी की होती है, तो यही लोन जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। 16,000 करोड़ अभी एनडीए सरकार ने कारोबारियों का माफ़ किया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। हमारे साथ केपी मलिक लगातार जुड़े। केपी सर, किसानों ने ये बता दिया कि अगर वो एक साथ हो जाएं तो सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो वो झुकने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन यही किसान उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप ही ने जानकारी दी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि गन्ना किसान जो आपने अपने लेख में लिखा कि अगेती किस्म के जो गन्ना है वो कितने जो है अब अच्छे किस्म के हैं और उनको कीमत मिलनी चाहिए, और गन्ने से 3-4 प्रोडक्ट्स भी चीनी मिल में बनाए जा रहे हैं। तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होने के बावजूद गन्ना किसानों की ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ क्या गन्ना किसानों के संगठन, किसान संगठन कह लीजिए, या तो किसान संगठनों या फिर जो किसान की पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं, उनके ऊपर आकर टिकी हुई है? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है, किसान भी जिम्मेदार है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि नहीं है। जो किसान नेता बने हुए हैं जी, वो किसी पे जबरदस्ती थोड़े बने हुए हैं, वो तो अपनी दुकान चलाने के लिए अपने आप बने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं। लेकिन बहुतायत में जो होता है उसका ही जिक्र किया जाता है, वही उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ किसी एक एक व्यक्ति का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपने बीच में जो किसानों की आत्महत्या की बात की थी, मैं उस पे भी एक आर्टिकल कुछ दिन पहले लिखा था जी, और उसमें मैंने बताया था किसान को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है। उस पे भी मैंने विस्तार से लिखा था। आज एवरेज ये है कि 9 से 10 किसान डेली आत्महत्या कर रहे हैं भारत में। इतना दुर्भाग्य आप देखिए, कितना बड़ा आंकड़ा है ये जी, और सरकार क्या ढिंडोरा पीट रही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रही है। यहाँ हम सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, कुछ ना कुछ नीतियां ऐसी लेके आती है जिसमें कहीं ना कहीं किसान फायदा उठा सकते हैं जी। लेकिन हमने कहा किसान भी दूध का धुला नहीं है। किसान को भी जहां मौका मिलता है वो भी बेईमानी करने की कोशिश करता है। अब वो मजबूरी में करता है, खुशी में करता है, क्या करता है मैं उसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी कई जगह करता है। तो उसमें क्या होता है, लेकिन जो आधुनिक किसान आए हैं या किसानों के जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख लिए, देखिए किसी भी चीज के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जी। जो शिक्षित किसान है, शिक्षित उनके बच्चे हैं, वो मोटा प्रॉफिट कृषि में लेने का काम कर रहे हैं। किसान को दिक्कतें कहाँ हैं?
किसान को दिक्कत वहां है कि 2 रुपए किलो प्याज बेच रहा है और वही प्याज दिल्ली में आके 100 रुपए बिक रहा है। जी। तो ये 98 रुपीज कहाँ जा रहा है? तो किसान के बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं। और अब इन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल, चाहे वो सरकार की सुविधा हो, चाहे आपकी आपस की सुविधा हो, चाहे आज सोशल मीडिया हो, दूसरे मीडिया संसाधन हो, उनका फायदा उठाते हुए ऑनलाइन करने की कोशिश की है और चीजों को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा गन्ना बिकने में प्रॉब्लम हो रही है और चीनी बिक रही है तो हम उसका जो है गुड़ बना के बेचें, हम उसकी दूसरे प्रोडक्ट बना के बेचें, हम उसकी दवाई बना के बेचें, हम डायरेक्ट बेचें, ऑनलाइन बेचें। तो आज जो है, जो सरकार भी उसकी वकालत कर रही है, जो प्योर गुड़ आता है जिसमें कोई केमिकल ना मिला हो, जिसके लिए एक वर्ड है बहुत बढ़िया, क्या नाम उसको कहते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों में आपकी औषधियां में यूज होता है, गुड़ हो चाहे आपके प्रोडक्ट कोई भी हो, वो हम बना के सीधा सीधा किसान के बच्चे ऑनलाइन बेचे, तो वो उस चीज की बहुत डिमांड है और उसमें रेट भी अच्छे मिलते हैं। और बीच में आप जिस ऑनलाइन या अमेजन के थ्रू या किसी के थ्रू करते हैं तो उसको ही आपको मार्जिन देना है, 4 लोगों को मार्जिन आपको देना नहीं है। इसमें स्टोर की भी प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर किसान को दिक्कत ये होती है कि उसके पास स्टोरेज की दिक्कत होती है। आज उसमें भी सरकार कई जगह आपको सब्सिडी दे रही है कि आप अपने कोल्ड स्टोर बना लीजिए, आप अपने स्टोर बना लीजिए, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। सरकार कई सारी चीजों में मदद भी कर रही है, लेकिन किसान थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता है, अशिक्षित होता है, उसका फायदा व्यापारी उठाता है। पर कई सारी चीजें जैसे धान की फसल होती है कि धान को किसान स्टोर नहीं कर सकता बहुत देर तक, उसमें नमी होती है, उसका धान खराब हो जाता है तो तत्काल जल्दी बेचने की कोशिश करता है। यही काम वो गेहूं की फसल में करता है। तो व्यापारी जो होता है सस्ते में उससे खरीद लेता है और फिर बाद में स्टोर करके मार्केट के रेट पर बेचता है। कई आपने देखी होंगी जो चावल की मिलें हैं, वो चावल को प्रोसेस करके फिर अच्छी क्वालिटी में पैकिंग करके वो 4 गुना 5 गुना मुनाफा कमाती हैं। तो वो इस तरह की चीजें, अब किसान के जो युवा किसान आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, वो इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से किसान को भी चाहिए कि वो एक चीज के पीछे ना पड़े, गन्ने के पीछे ना पड़े। गन्ने से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको बनाएं आप और उनको बना के बेचने का काम करें। पर ऐसे में एथेनॉल पर मैं थोड़ा सा आपका एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी। एथेनॉल को लेकर तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक किसान क्यों जो है अपनी आय को लेकर जूझ रहा है? केपी सर, एथेनॉल तो ऐसा लग रहा है इसमें भारत ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावे किए हैं कि देश की ईंधन की जरूरत भी पूरी हो रही है और गन्ना उत्पादक किसानों को भी भरपूर फायदा मिल रहा है। जी देखिए नेहा जी, इथेनॉल की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। मैं तो पिछले 20-25 साल से एथेनॉल की बात सुन रहा हूँ कि सरकार एथेनॉल की बात कर रही है। ये ब्राजील का और अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। जी ठीक है, वो जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और चीजें हो भी रही हैं। एथेनॉल आज पेट्रोल में मिलाया भी जा रहा है और शुगर मिलें बना भी रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि जो एथेनॉल का लाभ है वो शुगर मिलें और सरकार ही लेगी या उसमें से कुछ किसान को भी मिलेगा? जी आप चुपचाप एथेनॉल मिला रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। मैं आपको ये दावे कह रहा हूं, आप घुमा फिरा के मेरे को वहीं पे ले आई जहां से मैं बचना चाहता था। ये जो आप पिछले 1 साल से एथेनॉल बना के चुपचाप बेचे जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शुगर लॉबी डर गई। कहीं किसान को पता लग गया कि हम मोटा पैसा एथेनॉल बना के कमा रहे हैं और किसान को दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए जल्दी से उसको 30 रुपया दे दो। नहीं तो सरकार अभी भी शायद 30 रुपए नहीं बढ़ाती। तो सरकार कहीं ना कहीं डर गई है किसान आंदोलित ना हो जाए, इसलिए 30 रुपए बढ़ा दिया। आप मुझे बताइए, गडकरी जी कह रहे हैं पेट्रोल पे, आपको गडकरी जी का अगर कोई वीडियो आपके पास भी होगा जो इन्होंने मंच पे खड़े होके कहा था कि अगर हम एथेनॉल मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा पेट्रोल की कीमत ही 30 रुपए से नीचे आ जाए, और 30 रुपए से नीचे आ जाएगी तो कस्टमर को फायदा होगा, उपभोक्ता को फायदा होगा। क्या वो तो रेट आया नहीं, हो तो अभी भी 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, तो ये पैसा कौन खा रहा है 70 रुपया? तो दूसरी बात ये है कि अगर शुगर मिल एथेनॉल बना के मुनाफा कमा रही है तो उस मुनाफे में किसान साझेदार क्यों नहीं हो रहा? तो ये जो षड्यंत्र है
जी। सरकार का और मिल मालिकों का। इसमें कहीं ना कहीं किसान को लूटा जा रहा है और किसान इससे अनभिज्ञ है। लेकिन बिल्कुल। जब किसान को पता चलेगा इस बात का, तो वो किसान सड़कों पे उतरेगा, तो उसके क्या नतीजे होंगे, कहीं ना कहीं ये भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। और जी। आप ये बताइए, ये तो आप दो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो गए, जी। चीनी और एथनॉल। इसके अलावा मैं कह रहा हूं ना कि शुगर मिलों में स्प्रिट बनती है, वो जो हम जिससे हाथ साफ करते हैं, वो जो कोरोना में चला था, क्या बोलते हैं उसको, वो केमिकल बनता है। जी। शीरा सैनिटाइजर। बनता है। जी। जी, जी। शीरा बनता है जो सिगरेट में काम आता। सबसे ज्यादा शीरा जो आप तंबाकू बनाते हैं सिगरेट में और बाकी चीजों में, उसमें यूज होता है। मैं कह रहा हूं गन्ने का कोई वेस्ट भी फेंकते नहीं है, सब यूज शुगर मिल कर रही है और मोटा मुनाफा कमा रही है। जी। लेकिन उसमें किसान को हिस्सेदार क्यों नहीं बना रही है, ये किसान का दुर्भाग्य है। और इसमें कहीं ना कहीं उनको सह सरकार की मिली हुई है। लेकिन बिल्कुल। मैं जिस बात पे था उसी पे मैं कह रहा हूं कि वो हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे। जी। आज जो चीनी भी बनती है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, सब लोग कहते हैं कि चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप ऑर्गेनिक खाइए। जी। तो अब किसान के कुछ बच्चों ने ऑर्गेनिक गुड़ बनाना, ऑर्गेनिक खांडसारी बनाना, जी। ऑर्गेनिक शक्कर बनाना शुरू किया है और ऑनलाइन वो उसको बेच रहे हैं। उसकी भारी डिमांड है और बिल्कुल। वो मनचाहे रेट पे बिक रही है उनकी। अगर आप सोचिए, उनको इतने महंगे रेट मिल रहे हैं, तो वो क्यों बेचेंगे शुगर मिल को। जी। शुगर मिले तो बंद होने के कगार पे हो जाएंगे, अगर वो बड़े लार्ज स्केल पे किसान के बच्चे इसको करना शुरू कर देंगे। जी। तो इसलिए बहुत सारी चीजों की चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे बदलाव होने भी हैं। जी। 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 बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, यहाँ हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ रखी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद प्रिया जी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको इस पूरे विषय पर अगर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, या फिर आप अपनी समझ के अनुसार हम तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।